आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th कृतिका चैप्टर 5 जो कि शमशेर बहादुर सिंह लिखा द्वारा एक गद्य रचना है, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। इस गद्य रचना में उन्होंने बताया है कि किस तरह मेरा हिंदी की तरफ रुझान हुआ और उन्होंने बताया इस पाठ में कि वे एक दिन दिल्ली गए और वहीं पढ़ने लगे थे और वहीं उनकी बच्चन साहब से, जो कि हरवंश राय बच्चन थे, उनसे मुलाकात हुई और उन्हीं के साथ वे लेखन कार्य करते करते उनका रुझान हिंदी की तरफ हुआ और वे स्थायी रूप से हिंदी में ही लेखक बनकर रह गए। तो अब पाठ की शुरुआत करते हैं। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला अर्थात वाक्य मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में और जो कुछ 5-7 रुपए मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली ही बस जो मुझे मिलती थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिल में दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है, इसी की शिक्षा मुझे लेनी है और फौरन। वकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था, दिल्ली में कहाँ है यह पता न था। खैर, किस्सा मुख्तसर, इसका अर्थ है संक्षिप्त या सार रूप, कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक देकर मुझे बिना फीस के लिए भर्ती कर लिया गया। मैं 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लंबे सड़क अर्थात सड़क के किनारे एक कमरा लिया और रोजाना वहां से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुंचने लगा। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब मैंने दिल्ली के लिए जो भी पहली बस मिली उसमें मैं रवाना हो गया और मैंने तय कर लिया कि मुझे पेंटिंग का काम करना है और इसके लिए मैंने वहां एक उकील आर्ट स्कूल का नाम सुन रखा था। मैंने उसी में एडमिशन ले लिया और उसके लिए मैंने फीस भी जमा करा दी और फीस जमा कराने के बाद में जब मेरा शौक बढ़ा तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन के बाद करोल बाग में, जो कि सड़क के किनारे एक जगह थी, वहां मैंने एक कमरा लिया और वहीं से मैं रोज कनॉट प्लेस में सुबह की क्लास लेने के लिए पहुंचने लगा। और ये दूसरा जो कलाकृति है वह शमशेर बहादुर सिंह की पेंटिंग के द्वारा बनाई गई थी। रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। अब लेखक कह रहा है कि जब मैं ड्राइंग भी बनाता था लेकिन मेरा रुझान कविताएं लिखने में भी था, तो मैं वहां कविताएं भी लिख देता था। इसका जरा भी ख्याल या वहमो गुमान नहीं था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होगी। अब लेखक कह रहे हैं कि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि मेरी जो कविताएं लिखी हुई हैं वे कभी प्रकाशित भी हो सकती हैं। बस मन की मौज या तरंग या कोई टिस सी थी, चुनांचे, जिसका अर्थ है अतः, इसलिए या इस प्रकार। अंग्रेजी में जैसे भी कुछ और उर्दू में गजल के शेर, गजल अर्थात फारसी और उर्दू में मुक्तक काव्य का एक प्रकार, शेर गजल के 2 चरण लिखता और हर चीज और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ या क्या पा सकता हूँ या पा सकूंगा। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम न होता था। बस आंखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, कुछ रुपए भेज देते थे या शाइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्री बेकार थे, 30-40 के बीच में। वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते थे। इलाहाबाद माई वीकनेस अर्थात मेरी कमजोरी थी। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता था अर्थात मैं बहुत ही बेताब या बेचैन रहता था। यद्यपि अपने को दृश्य और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी, परंतु अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्केच और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। अब लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा मतलब मैं हर चीज पाने के लिए जो भी खोजता उसके लिए मतलब मेरी आंखें थक जाती थी, लेकिन फिर भी मैं साइन बोर्ड पर पेंट कर लेता था और मुझे खर्चे के लिए जो मेरे बड़े भाई थे वे कुछ रुपए भी भेज देते थे। और ऐसा करते करते मतलब कुछ वक्त गुजर गया और इलाहाबाद जहाँ मतलब मेरी कमजोरी थी वहां मैं आ चुका था। और जब कभी मुझे बेचैनी होती या फिर पिछले दिनों की मुझे यादें आती तो मैं बहुत दुखी हो जाता था।
क्योंकि मेरी पत्नी जो कि मेरे मुझे सबसे प्रिय थी वह टीबी से मर चुकी थी। और फिर मैं दिल्ली की सड़कों सड़कों पर एकदम अकेला था। और इसी बीच में घूमता, कविताएं लिखता, और जब कभी एकांत में होता तो अपने उस किराए के कमरे में आकर अकेलेपन में ही खोकर बोर हो जाता या फिर बेचैन होकर सो जाता। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला खोज रहे थे। वसीला अर्थात जरिया या सहारा। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए और क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुक्त सरसा और अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मेरे एक कवि मित्र और बीए के जो सहपाठी थे नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे और दिल्ली में एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वे कांग्रेस की राजनीति में संलग्न हैं। और इसी बीच एक दिन स्टूडियो में बच्चन साहब आए। जब मेरी क्लास खत्म हो चुकी थी और मैं जा रहा था, तो उन्होंने एक नोट अर्थात कोई वाक्य मेरे लिए छोड़ दिया और मुझे याद भी नहीं कि उसमें क्या लिखा था, लेकिन वह नोट बहुत अच्छा था और मैंने उसके लिए अपनी गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना। चाहे सैकड़ों जवाबबाज पत्रों के मन ही मन लिख लिख कर हवा में सांस के साथ बिखराता रहूं कई दिनों तक, तो मेरे इस मौन की उपलब्धि मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी। अंग्रेजी में एक सोनेट अर्थात यूरोपीय कविता का एक लोकप्रिय छंद है जिसका प्रयोग हिंदी कवियों ने भी किया है, तुकांत मुक्त छंद। मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। गोया था परंपरागत छंद के बंधन से मुक्त कविता। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगा और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने की हो गई। इबारत अर्थात वाक्य की बनावट। अब लेखक कह रहे हैं कि कई महीने निकल गए, मैं जब वहां पेंटिंग कर रहा था उसके बाद में मैं इसी घटना चक्र में मैं देहरादून आ गया और फिर वहां से जो अब मेरा ससुराल था वहां मतलब एक केमिस्ट की मतलब दवाइयों की दुकान थी, उसी पर मैं कंपाउंडिंग सीखने लगा। और सीखते सीखते मुझे अच्छी खासी इसमें महारत मतलब मैं अच्छी तरह पारंगत हो चुका था। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी। मेरे सौभाग्य से वह बंद हो गई, तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं। और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब जब वो जो मेरे गुरु थे उन्होंने जो आर्ट्स स्कूल खोली थी वह बंद हो गई थी, तो इसके लिए मैं सोचता था कि अब मैं क्या करूं, मैं एकांत में क्या करूंगा और मेरा क्या काम है और मैं कहाँ हूँ। मेरी आंतरिक दिलचस्पियों में किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकता था किसी से। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिकता अर्थात एकाकीपन का मैं अभ्यासी तो हो गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था। कर्तव्य जहां तक हो सकता था, ऐसे में न जाने क्यों एक दिन यो ही वही सोनेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया। बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में देहरादून आए थे। ये सन 1937 की बात है कि जब मैं इसी तरह अकेलापन था और अंदर से बहुत दुखी था, उसी में मैंने एक वाक्य लिख दिया, एक कविता लिख दी और उस कविता को मैंने बच्चन साहब को पोस्ट कर दी। और बच्चन साहब ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे थे जो कि देहरादून आए हुए थे। इत्तेफाक अर्थात संयोग। देखिए कि यही ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे देहरादून में ही। अब जो बच्चन साहब ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे थे वे ब्रजमोहन गुप्त लेखक के भाई के मित्र थे और जो उनके पिताजी थे वे उनके पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे। ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले और एक दिन मेहमान भी रहे। वह बच्चन की शुरू की धूम का जमाना था। प्रबल झंझावात साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस जोर की आंधी आई थी, उफ! कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे थे सड़कों पर, टीन की छतें उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे।
आज मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था, और कैसी पत्नी का वियोग जो ये मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी। निम्न मध्य वर्ग के सन 30 के भावुक आदर्शों उत्साहों में संघर्षों की युवा संगीनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ न रही होगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं, बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति की साथी। अब लेखक कह रहे हैं कि जो मतलब हरिवंश राय बच्चन थे, वे बहुत ही स्पष्टवादी थे और एक प्रबल कवि थे, और अपनी जो कविता की उनकी दुनिया थी उसमें उन्होंने प्रगाढ़ जमाए रखी थी। और फिर वो कह रहे हैं कि मतलब मुझे जो पत्नी वियोग हुआ था वो हाल ही में हुआ था, लेकिन उनके मतलब जो मेरी पत्नी थी वह एक वाणी की धनी और प्रबल मेरी जीवन साथी थी। एक और बरखा की याद आ गई, इस देहरादून की सी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम। बरखा इलाहाबाद की, गाड़ी पर पहुंचना था, रात का वक्त, मेजबान अर्थात आतिथ्य करने वाला, इसरार आग्रह करने वाला कर रहे हैं, भाई इस वक्त कुली न तांगा कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। जहां पहुंचना था वक्त पर पहुंचे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींचकर ला सकते थे, कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं स्वयं नहीं, और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था, बराए नाम, नाम के लिए या दिखाने के लिए। मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे वो मात्र क्षण ही। आजकल की तरह ही मैं बहुत कम नहीं कहीं आता जाता था या किसी से मिलता जुलता था। अब लेखक कह रहे हैं कि जो बच्चन साहब थे उन्होंने मुझे अपने साथ इलाहाबाद ले आए वो मुझे, और इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं बच्चन साहब के साथ इलाहाबाद चला आऊंगा। लेकिन फिर भी मैं पता नहीं किस आकर्षण में खिंचा हुआ उनके साथ इलाहाबाद चला आया। मुझे इसकी कभी कोई जरूरत सी महसूस न हुई, शायद ऐसा वहम मुझे था जो वहम ही था। मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, और क्यों हो। खैर 36, 37, 37, 38 के साल थे। जी हाँ, तो बच्चन ने मुझसे कहा था तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो इत्यादि। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे तुम इलाहाबाद जाओगे तो मर जाएगा। मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़े के मरीजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए वह क्या नुस्खा लिखते थे, कैल्शियम लेक्टेट 3 टाइम्स अ डे। कैल्शियम लेक्टेट उन दिनों 2 आने में 1 आउंस आता था। मैं अपने दिल में बेफिक्र था। अब लेखक कह रहे हैं कि बच्चन साहब ने कहा था कि इलाहाबाद में मतलब तू देहरादून में रहोगे तो वहां मर जाओगे, इसलिए तू मेरे साथ इलाहाबाद चलो और वहीं एमए करो। और वहां दुकान पर जो बैठने वाले डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि तुम इलाहाबाद मत जाना, वहां तो मर जाओगे, क्योंकि वहां फेफड़े के मरीजों के लिए बहुत ही परेशानी होती है। तब लेखक ने कहा कि मैं मतलब उस दुकान पर बैठ के जब मैंने कंपाउंड्री सीखी तो मैंने इतना तो जान लिया था कि फेफड़ों के इलाज के लिए जो टेबलेट आती है उसका मुझे नॉलेज है, और मैं उसे अपने साथ ले चलूंगा। इसके लिए मुझे उसके लिए कोई फिक्र नहीं थी। इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया। बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज्मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया था। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी है। और बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, देखो जब भी तुम इस काबिल हो जाओ तब वापस कर देना, चिंता मत करो। न इस काबिल हुआ और न मैंने चिंता की। अब जब मैं इलाहाबाद चला आया बच्चन साहब के साथ, और उन्होंने जब मैंने एमए में प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का उन्होंने बच्चन साहब ने जिम्मा लिया और कहा कि मैं पैसे लगाऊंगा लेकिन तुम तो इस काबिल हो जाओ, और जब तुम्हारे पास यथार्थ तुम्हारी नौकरी लग जाए तब तुम्हें इन पैसों को वापस कर देना। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेजी में फाइनल कर लेने, 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं, ताकि कहीं पैर जमाकर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ होना था, कहीं ना कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है और अब मैं साफ साफ देखता हूं और कह सकता हूं कि यह बस घोंचूपने की हद थी और पलायन। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, लेकिन मैंने
सोचा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं पिताजी की सरकारी नौकरी देखकर बहुत ही परेशान था और इसके लिए मुझे अपने आप से कोई तर्क वितर्क भी नहीं करना था। हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई और पंत जी की सहज कृपा से इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने एमए कर लिया तो उसके बाद में मुझे हिंदू बोर्डिंग हाउस था, वहां मुझे एक सीट मिल गई और जो कि सुमित्रा नंदन पंत थे उनके आशीर्वाद से मुझे इंडियन प्रेस में हिंदी अनुवादक का काम मिल गया। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह एक यही थी कि अब मुझे हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, जिससे कि मेरा रब्द अर्थात संबंध या रिश्ता बिल्कुल छूट चुका था। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे। फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी नहीं रही थी और घर में खालिश उर्दू के ही वातावरण में पला था। बीए में भी उर्दू का ही एक विषय लिया था। गजल मेरी भावुकता और आंतरिक अभावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। जैसी भी कुछ कुछ थी अपनी थी, शायद विषयांतर हो रहा था। मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़ मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने, मैं उसका यहाँ कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब लेखक कह रहे हैं कि धीरे धीरे मतलब जैसे मैंने हिंदी अनुवादक का काम किया, उसी प्रकार मैंने हिंदी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और हिंदी में अब मैं अपनी भाषा और शिल्प को मतलब प्रगाढ़ करता चला और उसी हिंदी भाषा की तरफ मेरा रुझान हो गया और मैं मतलब उसमें कविताएं लिखने लगा। और उर्दू में मैंने उर्दू विषय लिया था बीए में जब, तो मेरी गजल जो मैं गजलें भी लिखने लगा और गजल मेरी भावुकता और जो मतलब मेरी भावनाएं थी उनका एक मौन साथी थी, अर्थात उस गजल के जरिए मैं अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता था। एक बार पहले भी सन 1933 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया था और कहा था कि वास्तव में यह खाली सोनेट है। बहरहाल तो सन 1937 में भाषा यानी हिंदी मुझसे छूट सी चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम या तो अंग्रेजी था या उर्दू गजल। अब लेखक कह रहे हैं कि मैंने जब हिंदी में अपनी कविताएं लिखी तो मतलब मेरा एक बार मन किया कि मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊं, जो प्रीवियस का मेरा इम्तिहान था। लेकिन जब मेरी रचनाएं सरस्वती और जो चांद पत्रिका थी उनमें छप चुकी थी, जो कि बच्चन साहब ने छपवाई थी, और जो अभ्युदय नाम की एक पत्रिका थी उसमें मेरा एक सोनेट छपा था जो कि बहुत ही पसंद किया गया था। तो फिर बाद में जैसे मतलब मैंने उसकी तरफ अपना रुझान किया, लेकिन फिर भी मेरी जो अभिव्यक्ति का जो माध्यम था वह या तो मेरा अंग्रेजी था या उर्दू गजल, और हिंदी की तरफ मेरा इतना रुझान कभी नहीं हुआ जितना आज था। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपने पंछाई सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी न हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। अफसोस इतना ही है कि मैं जमकर कोई साधना भाषा या शिल्प की नहीं कर सका। हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे, उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन। अब लेखक कह रहे हैं कि मैंने कभी भी किसी भी भाषा के लिए इतनी साधना या मतलब वो नहीं की कि मतलब उस भाषा में मैं अपना पैर जमा सकूं, लेकिन फिर भी हिंदी की जो भाषा थी वह मुझे खींच रही थी। और इसका जो मतलब खींचने का जो मतलब कारण था वह वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे और वो सुमित्रा नंदन पंत थे। उन्हीं के कारण जो मतलब संस्कार मुझे मिले थे, उन्हीं के कारण मेरा हिंदी की तरफ आकर्षण बढ़ने लगा और मेरे मित्रों ने भी मुझे प्रोत्साहित किया और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण और सांप्रदायिक वातावरण के। बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानुसार झेल ही नहीं रहे, अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसे हीन संकुचित मन स्थिति का घोतक होता है। मगर सन 1937 में मेरा यह हाल था कि जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतस चेतना का यही सवर था कि बच्चन शायद मुझे इसलिए इलाहाबाद लाए हैं, वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चिंत हो जाने की देर है। बहुत से बहुत 1 साल और मुझे भी मैदान में उतरना है, अपने तौर पर मुझे भी कमर कस लेनी है। यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य
और कोई भाव नहीं। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं हिंदी की तरफ खिंच चुका था तो मेरी अंतरात्मा में यही आवाज आई कि मुझे अब इस मैदान में उतरना है और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने पैर पीछे नहीं खींचने हैं। मुझे याद है कि बच्चन ने एक नए स्टैंजा अर्थात स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण या अंतरा का प्रकार मुझे बताया था कि 14 पंक्तियां और तुकों का प्रभावकारी विन्यास अर्थात व्यवस्थित करना। बीच बीच की अनेक पंक्तियां तुकांत मुझे बहुत आकर्षक लगा था वह प्रकार। अब लेखक कह रहे हैं कि बचपन साहब ने मुझे एक नया ही प्रकार बताया कविताएं लिखने का। उन्होंने कहा कि 14 पंक्तियां जो कि सोनेट नहीं होता और उसमें तुकों का प्रभावकारी विन्यास होना चाहिए, मतलब एक दूसरी पंक्तियों में आपस में तुक मिलते रहने चाहिए और बीच बीच की जो अनेक पंक्तियां होती हैं कई पंक्तियां उसमें तुकांत भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो मतलब उन्होंने मुझे प्रकार बताया कविता लिखने का वो मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार में एक रचना भी की थी। बच्चन के लिए वह कविता का एक बंद था, मेरे लिए एक बंद पूरी कविता हो गई। मैंने जो लिखा वह वस्तुतः सोनेट से अलग रूप न ले सका। खैर, बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने भी मुझे आकर्षित किया। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार में लिखने की कोशिश की मगर मुझे बहुत कुछ मुश्किल जान पड़ा। 9 पंक्तियां 3 स्टेंजा, प्राय सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे, मुझसे नहीं चला। अगरचे कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी हैं मेरे पास आज भी है, अप्रकाशित है, सुरक्षित है, उसका भी बच्चन को पता नहीं। अब लेखक कह रहे हैं मतलब जो प्रकार बताया था उन्होंने बच्चन साहब ने, उस प्रकार में मैंने लिखने की कोशिश की लेकिन मैं उस प्रकार लिख नहीं पाया और मुझे बहुत मुश्किल लगी। लेकिन प्राय उस वक्त जो कवि उस समय लिख रहे थे वे सभी उसी छंद में लिख रहे थे और इसी अभ्यास में मैंने एक पंत जी के लिए वो मतलब जो बच्चन जी थे उनके लिए मैंने एक कविता लिखी जो मेरे पास आज भी पड़ी है और जो प्रकाशित कभी नहीं हुई, इसका पता बच्चन साहब को कभी नहीं चला। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इससे बच्चन को शोक था, अर्थात वे दुखी थे। अतः मेरे मन में एक स्थायी संकोच। खैर 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में मैं उसी साल गया, शायद गोरखपुर में एक बच्चन साहब के साथ एक कवि सम्मेलन में गया। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकर्षित किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। रूपाब ऑफिस में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला। निश्चय ही हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में बच्चन ने मुझे घसीट लाए थे। अब लेखक कह रहे हैं जो बच्चन साहब थे वे मुझे कवि सम्मेलन में ले गए जो कि गोरखपुर में था। तो वहां जब मेरी कविताएं जो कि सरस्वती में छिपी थी पत्रिका में, तो वहां उन कविताओं ने जो प्रमुख कवि थे निराला जी उनका ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने मतलब मुझे प्रारंभिक प्रशिक्षण देकर बनारस में जो कि हंस कार्यालय था उसमें जो कहानी के रूप से नाम से चल रहा था वहां मुझे वे ले गए और उसी प्रांगण में मुझे स्थापित किया। आज मैं स्पष्ट देखता हूं कि मेरे जीवन में इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन की वह मौन सजग प्रतीका रही है जो दूसरों को नया अर्थात प्रतिभा से युक्त जीवन देने की नैसर्गिक, सहज अथवा स्वाभाविक क्षमता रखती है। बचपन से मैं हमेशा ही प्राय दूर ही रहता आया हूं, यद्यपि दूर और नजदीक की मेरी अपनी ही परिभाषा है। बहुत सी अनुपस्थित चीजें मेरे लिए उपस्थिति ही के समान है और उपस्थिति अनुपस्थिति के, और मैं बहुत नजदीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। बच्चन इसलिए मेरे काफी करीब रहे, मगर बेसिकली उसी तरह जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते युगों का व्यवधान होने के कारण। ये युग एक ही जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं, अतः मिलने या न मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में बहुतों की तरह मेरे भी नजदीक हैं और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक ही बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं कभी भी बच्चन साहब के इतना नजदीक नहीं रहा कि मैं उनसे बहुत मिलने जुलने लगूं या फिर उनसे चिट्ठी पत्री का व्यवहार करूं। लेकिन बच्चन वे मेरे लिए वे अपनी तरफ से मेरे बहुत करीब रहे और उन्होंने ही मुझे एक कवि के रूप में, कवि अपनी रचना के माध्यम से हमेशा मेरे साथ रहते थे और उन्होंने मुझे इस
मतलब जो कि उस वक्त जो वातावरण था उसमें एक कवि के रूप में स्थापित करने का श्रेय उन्हें ही है। और यह मेरे लिए बहुत ही स्वाभाविक है कि वे मेरे हमेशा नजदीक रहे, क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्त भी रखता है। मेरा अनुमान है कि और भी सैकड़ों व्यक्तियों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों, मुझको मालूम है कि हुआ है। मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। वस्तुतः ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वह हमेशा ही ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्राय दुष्प्राप्य भी है। मगर बात अजब है, मगर सहज सच है। दुष्प्राप्य अर्थात प्राप्त करना कठिन। अब लेखक कह रहे हैं कि जो मतलब जो अनुमान मुझे हुआ वैसा सैकड़ों व्यक्तियों को हुआ है और मालूम है कि होता भी है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता, क्योंकि बच्चन जैसे लोग अगर दुनिया में होते हैं तो हमेशा ही होते हैं। और असाधारण करके कहकर मैं उनकी मर्यादा को कम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये ऐसी मर्यादाएं और ऐसे व्यक्ति अत्यंत ही दुर्लभता से मिलते हैं। लेकिन यह बात अजीब है, लेकिन सच है। अब आगे की स्लाइड में इसके प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया? इसका उत्तर है, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे किसी के द्वारा कही गई कटु बातों को सहन नहीं कर पाते हैं। उस बात का परिणाम भविष्य में अच्छा होगा या बुरा, इसे समझे बिना उस पर कोई तात्कालिक कदम उठा लेते हैं। लेखक भी किसी के द्वारा समय असमय कही गई बातों को सहन नहीं कर पाया होगा। उसकी बातें लेखक के मन को गहराई तक भेद गई होगी। उसी कटु बात से व्यथित हो वह दिल्ली जाने के लिए बाध्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? इसका उत्तर है, लेखक के घर में शुद्ध उर्दू को वातावरण था। उसने बीए में भी एक विषय के रूप में उर्दू की पढ़ाई की थी। उसे अंग्रेजी की कविताओं की रचना का अच्छा ज्ञान न था। लेखक द्वारा लिखा गया एक सोनेट अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ, जिसे बच्चन जी ने खाली सोनेट बताया। अंग्रेजी भाषा के अनुरूप अच्छी कविता न लिख पाने के कारण लेखक को अंग्रेजी में लिखने का अफसोस रहा होगा। अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। इसका उत्तर है, दिल्ली के वकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए बहुत अच्छा सा नोट छोड़कर चले गए। लेखक ने जब नोट को पढ़ा तो उसने बच्चन जी के प्रति कृतज्ञता महसूस की। इसे ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि बच्चन जी ने नोट में लिखा होगा कि लेखन में सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम इलाहाबाद आ जाओ, हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। जीवन पथ पर संघर्ष करने वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी निराश मत होना। बहादुरी से मुश्किलों का सामना करना। जो परिश्रम एवं संघर्ष करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है? इसका उत्तर है, लेखक ने बच्चन जी के व्यक्तित्व को उभारते हुए अनेक रूपों में उनकी प्रशंसा की है। बच्चन जी ने उन लेखक को कई अवसरों पर प्रोत्साहित किया है। उसे इलाहाबाद बुलवाया, एमए करने के लिए उनका नाम विश्वविद्यालय में लिखवाया, हिंदी में लेखन के लिए प्रेरित किया। इन अनुभवों के आधार पर लेखक ने बच्चन जी के मिलनसार, सहृदय, उत्साहवर्धन करने वाले, मार्गदर्शक, कवि, बात और वाणी के धनी, फौलादी संकल्प वाले रूपों के अलावा आदर्शवादी, उत्साही, भावुक और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने वाले रूपों को उभारा है। प्रश्न नंबर 5, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला? लेखक को बच्चन जी के अलावा निम्नलिखित लोगों का सहारा मिला। पहला है, लेखक को उसके बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा का सहयोग मिला, जो एमए कर चुके थे। दूसरा है, लेखक को देहरादून में केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सिखाने में उसकी ससुराल वालों ने मदद की। तीसरा है, लेखक जब करोल बाग में किराए के मकान में रह रहा था तब उसके भाई उसकी आर्थिक मदद करते थे। चौथा है, उसे इलाहाबाद में पंत, निराला जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी में उसके लेखन का मार्ग प्रशस्त किया। पांचवा है, लेखक को सबसे अधिक सहयोग हरिवंश राय बच्चन से मिला, जिन्होंने इलाहाबाद बुलाकर लेखक को एमए करने के लिए प्रेरित किया और एक अभिभावक की तरह एमए करने का पूरा खर्च उठाया। बच्चन जी ने बोर्डिंग में फ्री सीट दिलाकर उसमें उसद अर्थात उसकी पन्नाओं के लेखन एवं प्रकाशन में कदम कदम पर सहयोग दिया। प्रश्न नंबर 6, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। उत्तर है, हरिवंश राय बच्चन जी के बुलावे पर लेखक इलाहाबाद आ गया। यहीं उसने हिंदी कविता लिखने का गंभीरता से मन बनाया।
इसी समय उसकी कुछ कविताएं सरस्वती और चांद पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। उसने बच्चन जी की निशा निमंत्रण के रूप प्रकार पर भी लिखने का प्रयास किया, पर ऐसा लिखना उसे कठिन जान पड़ा। उसकी एक कविता को पंत जी ने संशोधित किया। सरस्वती पत्रिका में छपी एक कविता ने निराला का ध्यान खींचा। इसके बाद लेखक ने हिंदी लेखन में नियमित रूप से कदम बढ़ा दिया। प्रश्न नंबर 7, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला उनके बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि लेखक को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक किसी के द्वारा कटु एवं व्यंग्योक्ति सुनकर जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। उस समय उसकी जेब में 5-7 रुपए थे। वह दिल्ली के वकील आर्ट स्कूल में प्रवेश लेना चाहता था, जो आसान न था। फिर भी उसने करोल बाग में किराए के कमरे में रहकर पेंटिंग सीखी। इस अवधि में वह भाई के भेजे कुछ पैसे के साथ साथ साइन बोर्ड आदि की पेंटिंग करके कुछ कमाता रहा। उसकी पत्नी की मृत्यु टीबी से हो गई। वह दुखी मन से दिल्ली की सड़कों पर भटकता रहा। कुछ समय बाद उसने देहरादून में कंपाउंड्री सीखी। यही बच्चन जी के साथ उसकी मुलाकात हुई। वह बच्चन जी के साथ इलाहाबाद गया। लेखक ने इलाहाबाद में एमए में एडमिशन लिया, पर फीस बच्चन जी द्वारा भरी गई। बोर्डिंग में फ्री सीट, जिनकी उनकी रचनाओं का प्रकाशन न हो पाना आदि ऐसी कठिनाई थी जिन्हें उसने अपने जीवन में झेला था। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।